इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टीडीएस ऑन सैलरी जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक सिचुएशन पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लीगल प्रोविजंस की तरफ फिर से मूव करते हैं। तो एक केस यहाँ पर है बेसिकली कि एम्प्लॉयर के द्वारा जो सैलरी एम्प्लॉय को पे की जाती है। लेट्स से एम्प्लॉय है मिस्टर ए और एम्प्लॉयर है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स के द्वारा जो सैलरी पे की जाती है टू मिस्टर ए, तो ऐसे में बात आती है कि उस सैलरी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो सैलरी के अंदर बेसिकली आपके सभी कंपोनेंट्स, दैट इज बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ परक्विजिट्स, जो फैसिलिटीज आपको दी जाती है, एम्प्लॉय को दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ परक्विजिट्स, प्लस टैक्सेबल पोर्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इज लेट्स से ग्रेजुटी है, लीव इनकैशमेंट है, पेंशन है। तो सभी कंपोनेंट्स आपके सैलरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं और इन सभी कंपोनेंट्स को कंसीडर करते हुए आपकी जो है एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट की जाती है अंडर द हेड सैलरी, एंड उस पर टैक्स लायबिलिटी, टीडीएस लायबिलिटी जो है कैलकुलेट की जाती है। तो यहां पर बेसिकली क्या है, एक प्रोविजन जो है टीडीएस सेक्शन 192 में जो है रखा गया है कि हमने देखा था परक्विजिट्स की। अगर मैं बात करूं, परक्विजिट्स में बेसिकली दो तरह की परक्विजिट्स होती है, मॉनेटरी परक्विजिट्स और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। तो कोई भी परक्विजिट है, चाहे वो मॉनेटरी परक्विजिट है या फिर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, वो दोनों ही सैलरी के अंदर इंक्लूड होंगे और अकॉर्डिंगली जो है टीडीएस लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स होती है, इस पर जो टैक्स लायबिलिटी होती है, स्पेसिफिकली जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर जो टैक्स लायबिलिटी होती है, बहुत बार इंप्लॉय का एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर से कि इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के रिगार्डिंग जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो बोर्न की जाएगी बाय द एम्प्लॉयर। दैट मीन्स इस पर जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो मिस्टर ए पे नहीं करेंगे, वो मिस्टर एक्स पे करेंगे। ऐसा एक एग्रीमेंट हो जाता है और प्रैक्टिकली ये एग्रीमेंट्स होते हैं। जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, बेसिकली जो एम्प्लॉइज जो बाहर से इंडिया से आते हैं, बाहर इंडिया से, और वो जो बेसिकली यहाँ पर फैसिलिटीज लेते हैं एम्प्लॉयर से, तो उन फैसिलिटीज के रिगार्डिंग जो टैक्स होता है वो पे नहीं करते हैं। जनरली वो जो एम्प्लॉयर है उन्हीं पर टैक्स बर्डन रखा जाता है। और अगर मैं बात करूं मॉनेटरी परक्विजिट्स की, तो ऐसा भी हो सकता है मॉनेटरी परक्विजिट्स के रिगार्डिंग भी जो टैक्स लायबिलिटी है वो एम्प्लॉयर के द्वारा बोर्न की जा सकती है। लेकिन दोनों ही टैक्स लायबिलिटीज में फर्क है। अगर मान लीजिए मॉनेटरी परक्विजिट्स की जो टैक्स लायबिलिटी है वो बोर्न की जाती है बाय द एम्प्लॉयर, तो ऐसे में ये जो टैक्स लायबिलिटी है, ये टैक्स लायबिलिटी सैलरी में इंक्लूड कर दी जाती है। दैट मीन्स अगर मॉनेटरी परक्विजिट पर कोई टैक्स पे किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर, तो ऐसे में वो जो टैक्स अमाउंट है वो क्या मानी जाएगी, परक्विजिट मानी जाएगी और उसको सैलरी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। जबकि जो टैक्स लायबिलिटी होती है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर, ये जो टैक्स लायबिलिटी है ये सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। दैट मीन्स इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय ये जो है एग्जम्प्ट है, जबकि जो मॉनेटरी परक्विजिट पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल है। तो ऐसे में कहा गया कि अगर कोई ऐसी टैक्स लायबिलिटी जो एम्प्लॉयर के द्वारा बोर्न की जा रही है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर, तो ऐसे में इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की जो वैल्यू है वो, उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है
वो टीडीएस के अंडर कंसीडर नहीं की जाएगी। दैट मीन्स उसमें से लेस करेंगे हम टैक्स लाइबिलिटी ऑन नॉन मॉनेटरी परचेज। और बैलेंस जो टीडीएस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, या फिर जितने भी महीने जो है सर्विसेज दी गई है बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। सेकेंडली, अगर आपको ध्यान हो पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में, ये जो टैक्स लायबिलिटी है ये एम्प्लॉयर के लिए एज एन एक्सपेंस जो है अलाउ नहीं किया जाता। दैट मीन्स ना तो एम्प्लॉय के हाथ में इस पर टैक्स लगेगा, एग्जम्प्ट रहेगी, और ना ही जो एम्प्लॉयर है वो उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर जो टैक्स पे किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर वो एग्जेम्प्ट होता है इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। वो जो टैक्स अमाउंट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट तो टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, और साथ ही उन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के लिए जो एम्प्लॉयर अमाउंट पे करता है वो भी एज एन एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। लेकिन इस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर जो टैक्स की पेमेंट की जाती है बाय द एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉयर के लिए एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाता, और सिमिलरली एम्प्लॉय के लिए भी वो इनकम नहीं मानी जाती, वो जो टैक्स अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा पे की गई है। तो इसलिए कहा गया कि जब उस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर जो टैक्स है वो एम्प्लॉय के द्वारा बियर नहीं किया जाना है, तो ऐसे में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर उसमें से वो टैक्स माइनस कर दिया जाएगा जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट से बिलोंग करता है, और बैलेंस जो अमाउंट होगी वो एज ए टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब बात आई कि मान लीजिए जो अमाउंट पे की गई वो पे की गई 70,000 रुपीज पर मंथ एज ए सैलरी टू द एम्प्लॉय, और इसमें से इस 70,000 रुपीज पर मंथ में से मान लीजिए नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की जो वैल्यू है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की जो वैल्यू है वो वैल्यू है लेट से 2,000 रुपीज पर मंथ। तो ऐसे में किस तरह टीडीएस है जो डिडक्ट किया जाएगा, तो कहा गया 70,000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स, 8,40,000 रुपए की सैलरी हो जाती है जो पे की जानी है टू द एम्प्लॉय। इस 8,40,000 रुपए पर हम ये मान रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम जो है ऑप्ट किया गया है बाय द एम्प्लॉय। तो ऐसे में जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो इस तरह किया जाएगा, 2,50,000 रुपीज पर कोई टैक्स नहीं होगा, 2,50,000 रुपीज पर जो है 12,500 रुपए का टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 5%। नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 20% का टैक्स होगा, सॉरी नेक्स्ट 3,40,000 रुपीज पर, क्योंकि 10 लाख रुपए तक आपको 20% का टैक्स पे करना होता है। तो यहां पर 3,40,000 रुपए पर 20% जो है आपका 68,000 रुपीज का जो है टैक्स हो जाता है। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी यहां पर आ जाती है 80500, जिस पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यहां पर हम कंप्यूट कर लेते हैं, वो आ जाता है 3,220। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है 80500। तो 83720 जो है हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। अब यहाँ पर बेसिकली एक एग्रीमेंट है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच कि जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है उस पर जो टैक्स होगा वो एम्प्लॉयर के द्वारा बोर्न किया जाएगा। एम्प्लॉयर उसकी टैक्स की पेमेंट करेगा, एम्प्लॉय नहीं करेगा। तो एम्प्लॉय अगर उस टैक्स की पेमेंट नहीं करने वाला है तो यहां पर अगर देखा जाए तो इस अमाउंट के अंदर वो टैक्स भी इंक्लूड है जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर आता है, क्योंकि 70,000 रुपीज पर मंथ के अंदर आपकी 2,000 रुपीज पर मंथ की नॉन मॉनेटरी परक्विजिट वैल्यू इंक्लूड की गई है। तो ऐसे में जब ये टैक्स एम्प्लॉय के द्वारा बोर्न किया ही नहीं जाना है तो इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया कि क्या किया जाएगा,
ये जो 2,000 रुपए पर मंथ है, टोटल वैल्यू हो जाती है आपकी, एनुअल वैल्यू हो जाती है 24,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इस 24,000 रुपए पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 83720 का टैक्स आता है 8,40,000 रुपए की इनकम पर। तो ऐसे में 24,000 रुपए की इनकम पर जो टैक्स होगा वो एवरेज रेट से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर कहा गया 83720 डिवाइड बाय 8,40,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 24,000 रुपीज। तो हमारी टैक्स अमाउंट आ जाती है 2392। तो दैट मीन्स 24,000 रुपए की जो हमारी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट वैल्यू है उस पर टैक्स आ जाता है 2392। और ये जो टैक्स है ये टैक्स बियर किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, 83720 माइनस 2392। तो इस तरह बेसिकली आपकी वो लायबिलिटी आ जाती है जो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट की जाएगी। तो ये लायबिलिटी आ जाती है 81328। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, तो आपकी जो मंथली टैक्स डिडक्शन है वो आ जाती है 6778 रुपीज। अब अगर मान लीजिए इंप्लॉयर इंप्लॉई के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर इंप्लॉयर टैक्स पे नहीं करेगा, तो ऐसे में हम क्या करते, 8370 को 720 को डिवाइड करते 12 मंथ से, और इस तरह जो आपकी टीडीएस लायबिलिटी आती वो आती 6977 रुपीज पर मंथ। तो दैट मीन्स अगर इंप्लॉयर इंप्लॉई के बीच एग्रीमेंट नहीं है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा 6977 पर मंथ। लेकिन अगर इंप्लॉयर इंप्लॉई के बीच एग्रीमेंट है कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पर टैक्स जो है वो इंप्लॉयर के द्वारा बोन किया जाएगा, तो टीडीएस डिडक्ट होगा 6778 रुपीज पर मंथ। अब बात आई कि इस 2392 का क्या होगा। तो इसके लिए कहा गया 2392 डिवाइड बाय 12 मंथ्स जो है वो टैक्स डिपॉजिट कराया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर। तो दैट मीन्स 200 रुपीज या 199 रुपीज पर मंथ का जो टैक्स है वो कौन डिपॉजिट करेगा, एम्प्लॉयर डिपॉजिट करेगा। और क्या ड्यू डेट होगी एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करने के लिए, वही ड्यू डेट होगी जो टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए ड्यू डेट दी गई है। जब हमने ड्यू डेट्स को डिस्कस किया था तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A के तहत जो टैक्स एम्प्लॉयर के द्वारा डिपॉजिट कराया जाना होता है वो भी सेम ड्यू डेट रहेगी जो टीडीएस के रिगार्डिंग रहती है। तो जिस डेट को आप टीडीएस जमा कराते हैं उसी डेट को आप यह टैक्स डिपॉजिट करेंगे। जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी तो 83720 ही होगी, 83720 होगी, लेकिन उसमें से वो लेस करेगा टीडीएस डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, दैट इज 81328। पूरे साल भर में जितना टीडीएस डिडक्ट किया गया और उसमें से लेस करेगा 2392 जो टैक्स एम्प्लॉयर के द्वारा डिपॉजिट कराया गया। तो उसकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो बेसिकली यही बात सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A के अंदर बताई गई है कि अगर कोई ऐसा टैक्स जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाना है, तो ऐसे में वो जो है एम्प्लॉयर के द्वारा अलग से डिपॉजिट किया जाएगा, उसको टीडीएस वैल्यू में से लेस कर दिया जाएगा उस टैक्स अमाउंट को। हाँ, अगर मॉनेटरी परक्विजिट्स पर अगर टैक्स की बात होती तो हम क्या करते, उस टैक्स वैल्यू को भी सैलरी इनकम के अंदर इंक्लूड कर देते और उस पर फिर जो टीडीएस बनता उसको जो है हम टीडीएस डिडक्ट कर लेते। वहां पर एम्प्लॉयर को अलग से टीडीएस सॉरी अलग से टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जमा कराने की दिक्कत नहीं होती, वहां पर जो है टैक्स जमा कराने की बात ही नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मॉनेटरी परक्विजिट पर कोई टैक्स पे किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर, तो वो अमाउंट जो है सैलरी के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी और वही इंक्लूडिंग वैल्यू पर जो है टीडीएस कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टीडीएस की जो लायबिलिटी है इन केस ऑफ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट जो है वो बेसिकली अलग से डिपॉजिट कराई जाती है बाय द एम्प्लॉयर।
सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A में यही बात बताई गई, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, the person responsible for paying any income in the nature of a perquisite which is not provided for by way of monetary payment. तो जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है उसकी बात की गई है, रेफर टू इन क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 में जो कि सैलरी की बात करता है, सेक्शन 17 क्लोज 2 के तहत जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है में पे एट हिज ऑप्शन टैक्स ऑन द होल और पार्ट ऑफ सच इनकम without making any deduction therefrom at the time when such tax was otherwise deductible। अदरवाइज तो इस पर टैक्स डिडक्ट किया जाता, लेकिन अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है तो ऐसे में आप उसको डिडक्ट नहीं करेंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। तो दैट मींस आप टीडीएस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे बाय दैट अमाउंट व्हिच इज टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। मॉनेटरी परक्विजिट्स और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स में बेसिकली जो डिफरेंस है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स में आपको फैसिलिटीज दी जाती है, कोई अमाउंट आपको पे नहीं की जाती, एम्प्लॉय को कोई भी अमाउंट पे नहीं की जाती फॉर दैट फैसिलिटीज, उनको सिर्फ फैसिलिटीज दी जाती है। जबकि मॉनेटरी परक्विजिट्स में क्या होता है, फैसिलिटीज जो है वो एम्प्लॉय के द्वारा खुद ही ली जाती है और उन फैसिलिटीज के बदले में जो है अमाउंट पे की जाती है बाय द एम्प्लॉयर। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के रिगार्डिंग की जा रही है। और फिर बताया गया कि नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के रिगार्डिंग आप जो है टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स अंडर सबसेक्शन 1A, tax shall be determined at the average of income tax computed on the basis of rates in force for the financial year on the income chargeable under the head salaries, including the income referred to in subsection 1A, and the tax so payable shall be construed as if it were a tax deductible at source from the income under the head salaries as per the provision of subsection 1 and shall be subject to the provision of this chapter। तो बेसिकली यहां पर बताया गया है कि आप क्या करेंगे, एवरेज करेंगे जो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आई है उसके अकॉर्डिंगली आप नॉन मॉनेटरी परक्विजिट वैल्यू पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करेंगे, और एम्प्लॉयर के लिए वो जो टैक्स होगा सिमिलर वे में ट्रीट किया जाएगा जैसे टीडीएस लायबिलिटी ट्रीट की जाती है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ सैलरी अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर कोई भी टैक्स एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉयर अलग से उसे पे करेगा। अलावा एक और जो नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया, बेसिकली एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को अगर कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं तो ऐसे में अगर सेक्शन 80 IAC के तहत वो जो एम्प्लॉयर है एक एलिजिबल स्टार्टअप है, तो ऐसे में ये जो शेयर्स इशू किए गए ये इनकम माने जाते हैं इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन इस इनकम पर जो टैक्स पे करना होता है इसके लिए कुछ सर्टेन टाइम पीरियड दिया गया, इस टाइम पीरियड के बाद ही इस इनकम पर टैक्स पे करना होगा। अगर कोई चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है या फिर कंसेशनल रेट पर मिल जाती है तो वो आपकी इनकम मानी जाती है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में भी जो है बेसिकली बताया गया है, फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर अगर आपको कोई एसेट रिसीव होती है तो वो आपके हैंड में इनकम मानी जाती है। तो अगर किसी एम्प्लॉय को मान लीजिए शेयर्स मिलते हैं कंपनी से, एम्प्लॉयर से, और उन शेयर्स को वो कंसेशनल रेट पर जो है परचेज करता है कंपनी से या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिए जाते हैं, तो ऐसे में फ्री ऑफ कॉस्ट मान लिए दिए गए हैं और उनकी 100 रुपीज जो है फेयर मार्केट वैल्यू है, 1000 शेयर जो है दिए गए हैं, तो ऐसे में 1 लाख रुपए की इनकम हो जाती है इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। मान लीजिए 100 रुपीज की फेयर मार्केट वैल्यू है लेकिन इशू किए गए हैं एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, तो ऐसे में 80 रुपीज पर शेयर जो है वो इनकम है इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। तो 1000 शेयर है तो 80,000 रुपए की इनकम मानी जाएगी इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन इस इनकम पर जो टैक्स है वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट नहीं देना होता है, जब कंपनी शेयर देती है तब नहीं देना होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड अलाउ किया गया है, उस पीरियड के तहत जो है वो टैक्स पे करना होता है। तो मान लीजिए वो सर्टेन पीरियड जो है वो पीरियड भी अब खत्म होने वाला है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर उस अमाउंट को इनकम मानेगा इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय और सैलरी अमाउंट के अंदर इंक्लूड करेगा और उस अमाउंट पर भी टीडीएस डिडक्ट करेगा।
अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो ऐसे में जो एम्प्लॉई है वो डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए लायबल होगा, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है तो ऐसे में जिस व्यक्ति की वो इनकम है वो जो है उस पर इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। वो डिनाई नहीं कर सकता है कि टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया तो मैं उस पर टैक्स पे नहीं करूंगा। तो ऐसे में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई एम्प्लॉयर पर, वो क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा तो एम्प्लॉय जो है वो उस पर डायरेक्ट टैक्स पे करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग और पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 1 और सबसेक्शन 1A, as the case may be, a person being an eligible startup referred to in section 80 AC responsible for paying any income to the SSC being perquisite of the nature specified in clause 4 of the section 17 subsection 2 in any previous year relevant to the assessment year beginning on or after first day of April 21 shall deduct or pay as the case may be tax on such income within 14 days, that is after the expiry of 48 months from the end of the relevant assessment year, from the date of the sale of such specified security or sweat equity share by the SSC, or from the date of the SSC ceasing to be the employee of the person। तो जिस डेट में जिस ईयर में वो शेयर्स दिए गए उस ईयर्स के एंड होने के बाद 48 मंथ्स अलाउ किए गए, तो 48 महीने के बाद उस पर टैक्स पे करना होगा। किसको पे करना होगा? एम्प्लॉय को। लेकिन एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस इनकम को सैलरी इनकम के अंदर इंक्लूड करेगा और उस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो एम्प्लॉय डायरेक्ट पे करेगा। सेकंड कंडीशन बताई गई, अगर मान लीजिए 48 मंथ से पहले ही वो जो शेयर्स हैं बेच दिए गए बाय द एम्प्लॉय, तो ऐसे में डेट ऑफ सेल जो है उस डेट के 14 दिनों के अंदर विद इन 14 डेज जो है टैक्स पे करना होगा। और सेल भी नहीं की गई है लेकिन एम्प्लॉय जो है वो जॉब छोड़ देता है, तो ऐसे में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो जब यह है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप खत्म होगा उस दिन के 14 दिनों के अंदर जो है टैक्स पे करना होगा। तो बताया गया 48 months from the end of the relevant assessment year or from the date of sale of such shares or from the date of SSC ceasing to be the employee of the person whichever is the earliest। तो इन तीनों डेट्स में से जो भी डेट सबसे पहले होगी उसके विद इन 14 डेज क्या होगा, एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करेगा या फिर एम्प्लॉय डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स इन फोर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन विच such shares is allotted or transfer। तो ध्यान रखना है, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी दी गई है और जो एम्प्लॉयर है वो सेक्शन 80 IAC के तहत जो है बेसिकली एलिजिबल स्टार्टअप है, तो ऐसे में ये कंडीशंस रखी गई है। अदरवाइज अगर एलिजिबल स्टार्टअप नहीं है तो जिस डेट में अलॉटमेंट की जाती है उसी डेट में वो एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाती है और अकॉर्डिंगली वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट में इंक्लूड कर दी जाती है और उस पर जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप जो है आपको 3 डेट्स बताई गई है, उन तीनों डेट्स में से जो भी डेट सबसे पहले होगी उसके 14 दिनों के अंदर एम्प्लॉयर के द्वारा टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट कुछ बेसिक प्रोविजंस है। अगर मान लीजिए आप जो सैलरी की पेमेंट करते हैं वो आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में बताया गया जो प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ एक्सचेंज होगा उस करेंसी की जो वैल्यू होगी वो रेट्स के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन सैलरी पेबल इन फॉरेन करेंसी द वैल्यू इन रुपीज ऑफ सच सैलरी शैल बी कैलकुलेटेड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। तो जो एक्सचेंज रेट होगा, जो एक्सचेंज वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप जो है टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यहाँ पर रूल 26 बताता है कि कौन सा रेट आप जो है लेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन एनी इनकम पेबल इन फॉरेन करेंसी द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू इन रुपीज ऑफ सच इनकम पेबल टू एन एसएससी आउटसाइड इंडिया शैल बी टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑफ सच करेंसी एज ऑन द डेट ऑन विच द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो जिस डेट में टीडीएस डिडक्ट किया जाना है उस डेट पर जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट होगा वो रेट लिया जाएगा फॉर द
पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। यहां पर बताया गया टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट इन रिलेशन टू ए फॉरेन करेंसी मींस the rate adopted by the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act 1955 for buying such currency। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो रेट अडॉप्ट करता है उस करेंसी को बाय करने के लिए, वो रेट जो है आपका टीडीएस डिडक्शन के लिए यूज किया जाएगा अगर आप पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में। उसके अलावा कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि टीडीएस ऑन सैलरी की बात तभी होगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सैलरी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सैलरी हेड में जो इनकम टैक्सेबल होती है वो तभी होती है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप ना हो तो कोई टीडीएस की बात अंडर द हेड सैलरी नहीं होगी। सेकंड बात, अब किसी कंपनी में डायरेक्टर है, अगर वो डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो ऐसे में उसको जो अमाउंट पे की जाती है एज ए सैलरी, उस पर जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो सेक्शन 192 में होगा। लेकिन अगर कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, उसको अगर कोई अमाउंट पे होगी तो वो सैलरी कंसीडर नहीं की जाएगी। ऐसे में अगर कोई सिटिंग फीस पे की जाती है, कोई और अमाउंट पे की जाती है, उस पर सेक्शन 194J जो कि बात करता है पेमेंट टू ए प्रोफेशनल, तो ऐसे में उस सेक्शन के तहत जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। जबकि होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो सैलरी अगर पे की जाएगी तो सेक्शन 192 में टीडीएस डिडक्ट होगा। एन एम्प्लॉई हैविंग टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी shall be treated as payee for TDS under section 192. For section 192, there must exist employer-employee relationship between the payer and the payee. For example, director of a company is not employee. जो director होता है वो employee नहीं होता है, and as such no TDS under section 192 shall be deducted. However, if it is a whole-time director or managing director, so in that situation TDS will be deducted under section 192. Any amount paid to the director for visiting professors are not employees and therefore no TDS under section 192 on the amount paid by the institution to the visiting faculty shall be deducted. तो जो आपकी visiting faculties होते हैं जिनको आप टाइम टू टाइम विजिट पर बुलाते हैं, मान लीजिए किसी सेमिनार के लिए, किसी वेबिनार के लिए, उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, तो अंडर द हेड प्रोफेशनल आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में सेक्शन 194J के तहत टीडीएस डिडक्ट होगा, वो सैलरी नहीं मानी जाएगी। उसके अलावा अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन को सैलरी पे करते हैं तो भी सेक्शन 192 में ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जो मैनर बताया गया है सेक्शन 192 में, अकॉर्डिंगली आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। उसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं जो टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट है, नॉट एट द टाइम ऑफ अक्रूवल। हालांकि प्रैक्टिकल केसेस में एट द टाइम ऑफ अक्रूवल जो है टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है, वो भी गलत नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट करने से पहले अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने पेमेंट करने के बाद अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है तो ऐसे में वो डिफॉल्ट होगा। जो आपने लेट डिडक्ट किया है उस डेट तक का आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया है एस्टिमेटेड इनकम पर जो है वो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, और जो एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट की जाती है वो कैलकुलेट की जाती है अंडर द हेड सैलरीज। जो स्लैब रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल 2,50,000 रुपीज की लिमिट है, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपीज, इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपीज की लिमिट दी गई है फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ। उसके अलावा हमने देखा था न्यू टैक्स रिजीम सेक्शन 115BAC। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय चाहता है कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग उसका टैक्स डिडक्ट किया जाए, तो वो एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा एम्प्लॉयर को कि सेक्शन 115BAC के तहत उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाए। अगर एम्प्लॉय कोई डिक्लेरेशन फाइल नहीं करता है तो ऐसे में एम्प्लॉयर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो एन ऑप्शन हैज बीन गिवन टू इंडिविजुअल टू कैलकुलेट द टैक्स एज पर द न्यू रेट्स प्रिस्क्राइब। तो एम्प्लॉय को जो है ऑप्शन दिया गया है वो एक डिक्लेरेशन फाइल करे एम्प्लॉयर को। सेकेंडली, अगर मान लीजिए टीडीएस डिडक्ट हुआ है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, क्या एम्प्लॉई
अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका टीडीएस भले ही ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया गया हो, भले ही न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया गया हो, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। आप चाहे तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं, चाहे तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। However, old tax rates would also be available and the SSC can change the option before filing of return. तो आपने पहले न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट कराया, लेकिन बाद में आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा सर्कुलर इशू किया गया 13 अप्रैल 2020 को, जिसमें बताया गया कि एम्प्लॉई मे फाइल डिक्लेरेशन विद द एम्प्लॉयर इफ ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजीम। तो वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहता है तो ऐसे में वो एक डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर को दे सकता है। इफ नो डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, एम्प्लॉयर हैव टू डिडक्ट टीडीएस एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। डिक्लेरेशन वंस फाइल्ड कैन नॉट बी चेंज। तो आपने मान लीजिए इनिशियली कहा न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करना है, लेकिन लेटर ऑन आपको लगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आप टीडीएस डिडक्ट कराना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। Declaration is only for the purpose of TDS and employee still has the option to change scheme of taxation at the time of filing of income tax return. तो जब वो रिटर्न फाइल करेगा उस समय उसकी मर्जी है, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी जा सकता है, न्यू टैक्स रिजीम में भी जा सकता है। तो ये बेसिकली प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी। हालांकि हम जो है प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ जो हमारा फॉर्म्स है टीडीएस रिटर्न है 24Q इन केस ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी, वो हम फाइल करेंगे। वहां पर भी हम देखेंगे कि कैसे आप जो है टीडीएस की कैलकुलेशन करते हैं प्रैक्टिकली।